हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। मैं आज आप लोगों के साथ झारखंड राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ऐसे ही झारखंड से संबंधित अन्य तथ्यों की जानकारी लेते रहने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास। आज हम झारखंड के इतिहास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। झारखंड का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक झारखंड का इतिहास निर्माण में जनजातियों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव तथा विकास से संबंधित पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड की जनसंख्या में विश्व की सभी प्रमुख मानव प्रजातियां जैसे निग्राइड, मंगोलाइड, कॉकेसाइड तथा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के शारीरिक लक्षण पाए गए हैं। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या में प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की प्रधानता है। झारखंड के इतिहास को जानने में व समझने के लिए पुरातात्विक का साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जनजातियों की पारंपरिक वंशावली, लोक कथाएं व अनुश्रुतियों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत साहित्यिक स्रोत झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। अब हम विभिन्न काल तथा उस काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में बात करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में इसे मुरंड के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में इसे मुंड के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक या पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश कहा गया है। आईने अकबरी में इसे कोकरा या खंकरा के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। टॉलमी ने इसे मुंडल कह के संबोधित किया है। फाहियान ने इसे कुक्कट लाड़ कहा है। वेन सांग के द्वारा झारखंड को किलोना सुफोलाना तथा कंसुअन के नाम से संबोधित किया गया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। तुजुक ए जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हमारे झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तरीक ए फिरोज शाही में, तारीख ए बंगला में, सियार उल मुख्तरीन में कबीर और जायसी द्वारा नामकरण झारखंड का झारखंड के नाम से ही किया गया। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्योल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है।
प्राचीन काल में संथाल परगना का क्षेत्र नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना जाता था। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कायलाय तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एकोह शब्द का प्रयोग किया। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसील मंगल नामक पुस्तक में नागभूम कहा गया है। झारखंड शब्द का प्रयोग सम से सिराज, असीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने ग्रंथों में किया है। शहबाज खां और अब्दुल हई ने अपने ग्रंथ माथिर उल उमरा में इस क्षेत्र का नाम कोकराह लिखा है। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। शहबाज खां एवं अब्दुल की रचना माथिर उमरा एवं मिर्जा नाथन की रचना बहारिस्तान ए गैबो में झारखंड के नामकरण से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे हम बाद में रांची के नाम से जाना गया। D.N. मजुमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल आदि जनजातियों के बारे में, उनके झारखंड आगमन के बारे में तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। बोरमैन की पुस्तक द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नवपाषाण कालीन हस्त कुठारों के 12 प्रकारों की जानकारी मिलती है। डाल्टन की पुस्तक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, अमरदास का कथाकोश, एल टिकेल की पुस्तक नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम तथा इथनोलॉजी ऑफ बंगाल आदि पुस्तकों में जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रायः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल तथा तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की समय अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को माना गया है। इस समय के लोगों का मुख्य पोषा अखेट अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्रह था। मध्य पाषाण काल की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व को माना गया है। इस समय लोगों ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। नवपाषाण काल युग की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व को माना गया है। इस समय कृषि की शुरुआत, आग का उपयोग तथा कुम्हकारी का भी प्रारंभ हो चुका था। अब नवपाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ताम्रपाषाण काल, जिसकी समय अवधि है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इसका दूसरा काल है कांस्य युग एवं तीसरा है लौह युग। पुरापाषाण काल। इस काल के लोग आखेटक अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्रहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान उन्हें नहीं था। हरा अभ्रक के स्फटिक हस्तकुठार बोकारो से प्राप्त हुआ है। देवघर के कर्णकुलाजोर नदी सतह से निम्न पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। स्फटिक के धारदार औजार दुमका के पहाड़पुर में गोमई नदी के दक्षिणी किनारे से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के बांदा क्षेत्र से हस्तकुठार तथा रामगढ़ में दामोदर नदी क्षेत्र से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
हजारीबाग का इसको सरैया, रहम, दिहांगी आदि में सन 1991 में कराए गए उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी तथा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष में इसको से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र हैं। इस काल के अवशेष बोकारो, रांची, देवघर एवं पश्चिम सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। रांची जिला क्षेत्र के बांसजोर, डामरी, कुरुमगढ़, तोरपा, जामटोली, कूचा झरिया, दियोकेल आदि स्थानों को मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों से अनेक मध्य पाषाण कालीन तथ्य एकत्रित किए गए हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। आग का उपयोग होने लगा था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड में भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा, नागगढ़ आदि से कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षनी जैसे नवपाषाण उपकरण पाए गए हैं। बोरमैन के पुस्तक में 12 प्रकार के हस्त कुठार इसी काल के हैं। नवपाषाण काल का प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व के आसपास तथा नवपाषाण काल का दूसरा चरण 1500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। नवपाषाण काल संस्कृति के दूसरे चरण में मुंडा जनजाति अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का आगमन झारखंड में हुआ। कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लौह युग। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजिया ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। झारखंड का लोहा उच्च कोटि का माना जाता था। विश्व प्रसिद्ध दशमिक की तलवार का निर्माण यहीं के लोहे से किया जाता था। असुर जनजाति का संबंध लोहे के निष्कर्ष से था। यह जनजाति लोहा निकालने में दक्ष होती थी। झारखंड में असुर आदिवास के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें लोहे के अवशेष मिले। मगध जनपद का उत्कर्ष लोहे एवं लोहा निर्मित औजारों के कारण हुआ है और यह लोहा झारखंड से प्राप्त होता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नवपाषाण कालीन पत्थर की 5 कुल्हाड़ियाँ,
चार वलय तथा काले पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थप्पी और काले रंग के मृत भांड के टुकड़े आदि बोनगरा के निकट बानाघाट स्थल से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन हस्त कुठारों को बोरमैन ने 12 प्रकार का बताया है। इनमें से अधिकांश प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। हजारीबाग के इसको से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में ही बर्फ आयु की गहरी गुफा स्थित है। हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ में बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्टेक की खंडित प्रतिमा मिली है। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दुमदुमा से एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। गढ़वा के भवनाथपुर में आखेट शिकार के चित्र, जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बारूडे से पाषाणकालीन मृत भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके आदि प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। सिंहभूम के बोनगरा से हाथ से बने मृत भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बानाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग के मृदु भांड आदि प्राप्त हुए हैं। लोहरदग्गा से कांसे का प्याला भी प्राप्त हुआ है। रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। मूरत से हमें तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। लूपगढ़ी में कुछ कब्रगाह के अवशेष पाए गए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य भी पाए गए हैं। धन्यवाद।